हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आप सबका अपना परिवार प्रतिज्ञा परिवार पर। सो गाइस, लुसेंट जीके का रिवीजन क्लास हम सबको चल रहा था। सभी का टारगेट है 67वीं बीपीएससी एसएससी जो भी आगामी एग्जाम आने वाले जिसमें लुसेंट से क्वेश्चन बनते हैं वहां से मैं शुरू किया था। और आज जो है, पिछले क्लास में हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाए थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ाए थे, और आज हम आपको चैप्टर 4 पढ़ाएंगे यानी कि वैदिक सभ्यता की चलेगा। सो गाइस, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और अपने दोस्तों तक फैला दो। तो वैदिक सभ्यता, वैदिक पीरियड की हम बात करते हैं गाइज। अगर इससे पहले मेरे वाले वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो दोस्तों प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहीं पे आप सभी लोग, प्लेलिस्ट का नाम है लुसेंट जीके कंप्लीट। सो गाइज, वहां पे सभी लोग जाकर वीडियो को पहले देख लीजिए, क्योंकि इससे पहले कि मैं 4 से 5 क्लास ले चुका हूं। सो गाइज, अगर आपके पास कोई भी पीडीएफ नहीं फिलहाल है तो आप लुसेंट लेकर बैठ जाइए। और लुसेंट का हूबहू मैं यहाँ पे किया हूँ, बस थोड़ी सा ना इसको मॉडिफाई किया हूँ, डिकोडिंग किया हूँ लुसेंट को। और जिनके पास पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल गुड्डू सर गया के नाम से है, जो आप सब लोग वहाँ जुड़ जाइए। तो गाइस, सबसे पहले वैदिक सभ्यता वैदिक पीरियड के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं। वैदिक सभ्यता को हम 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं माफ करिएगा, एक को बोलते हैं ऋग वैदिक और एक को बोलते हैं उत्तर वैदिक। सो गाइस, आप सभी को पता है कि वैदिक काल का जो समय काल होते हैं वो आपका 1500 बीसी से लेकर आपका 600 बीसी तक होते हैं। 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक की बात है आपकी वैदिक काल के समय काल। और इस वैदिक काल को पढ़ने के दृष्टिकोण से हम इसे 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक का नाम है ऋग वैदिक काल और दूसरा का नाम है उत्तर वैदिक काल। क्या? उत्तर वैदिक काल। तो एक अपना ऋग वैदिक काल हो गया और दूसरा का नाम उत्तर वैदिक काल। सो गाइस, यहाँ पे ऋग वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 बीसी तक होते हैं और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी तक होते हैं। कुछ इस प्रकार से फिगर बना हुआ है, कुछ इस प्रकार से इमेज बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये फिगर जो है वो आपकी वैदिक काल का है। एक आपका अग्निकुंड है, चारों तरफ से आपके राजा देखिए, चारों तरफ से आपके हैं, और भाई साहब देख ले एक रानी भी है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब तक मैडम नहीं रहेंगे मन नहीं लगेगा लोग को। देख लो सके रानी के बगल में बैठा पूरा झलका के साड़ी उड़ी, बाकी सब समझिए, समझदार हैं आप। आइए समझते हैं आगे दोस्तों, थोड़ी जोक सा पार्ट था ये। वैदिक सभ्यता के बारे में समझते हैं, वैदिक पीरियड के बारे में समझते हैं कि वैदिक सभ्यता क्या है सर, वैदिक कल्चर क्या है। तो आर्यों द्वारा विकसित एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता थी। तो पहला क्वेश्चन नहीं आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ना एक ग्रामीण सभ्यता थी। सो गाइस, जिससे हम लोग आर्यो क्या होता है भाई साहब, आर्य क्या होता है दोस्तों? देखिए भाई साहब, ये भारत की मानचित्र है और भारत में ये ऊपर वाला एशिया है और ये हिस्सा जो है ना उसको बोलते हैं मध्य एशिया। मध्य एशिया से कुछ लोग आए और इस प्रकार से आ गए और हमारे के यहाँ बसते गए बसते गए बसते गए, धीरे धीरे भारत में बस गए। इसी को कहा गया आर्य। जो मध्य एशिया से आए ओकरा कहा गया आर्य। उस जाति क्या कहा गया? आर्य। आर्य कहाँ से आए? तो यार मूल निवासी मध्य एशिया के, और यह बात कहा था मैक्स मूलर। तो याद रखना है, आर्य जो हमारा देश के बाहर से आया, उधर मध्य एशिया तरफ से आया, उसी कहते हैं आर्य। ये सब कैसे आते थे सब बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो गाइस, आप सभी को पता है कि अभी जो हमारे पास गांव में कहते हैं ना गुलगुल्ली, जिसको आदिवासी लोग बोलते हैं, वो क्या कहते हैं ना दोस्तों कि वो जो क्या करते हैं, गुलगुल्ली टाइप के लोग जो होते हैं वो आपके गांव जंगल में आते हैं और अपना कुटिया बिछाते हैं और वहां पे रहना सोना शुरू करते हैं। सेम टू यू इसी प्रकार से इन लोग भी आए। इन लोग जब एक प्रकार की आपकी मनुष्य थे, मानव थे, तो इनको रहने के लिए जगह चाहिए नहीं चाहिए, खाने के लिए कल फल मूंद खाते थे, लेकिन पीने के लिए पानी चाहिए, तो वही क्षेत्र में आया करते थे जिस क्षेत्र में नदी था। हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि यहाँ देखो एक मानसरोवर झील तिब्बत में है और एक यहाँ नदी बहती है सिंधु नदी, कुछ इस टाइप से, माफ करेगा इसे, और ये आपका इसी के आसपास इन्होंने आ रहा है। तो आर्य कहाँ के रहने वाले थे? मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए थे। अब यहाँ पे समझना दोस्तों कि सबसे पहले यह पंजाब और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में आए। कहाँ आए? तो दोस्तों पंजाब और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र। तो सर्वप्रथम आर्य जो है पंजाब अफगानिस्तान में सिंधु के आसपास आए, और जो ये पंजाब और अफगानिस्तान के पास आए, ए वाला एरिया में, ये आपका एरिया पूरे जो है पंजाब अफगानिस्तान में सिंधु के आसपास, यहाँ पे पाकिस्तान है, ये भारत है, पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, और इस टाइप के एरिया जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये पूरा क्षेत्र जो है उसी को बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं हम लोग आपका
पूरे के पूरे भारत में कुछ पंजाब है, कुछ यहाँ, कुछ पाकिस्तान में पंजाब है, तो कुछ इसी क्षेत्र में आकर इन लोग बस गए। और जब इन लोग बसे तो इसको कहते हैं कि भारत में आर्य जो है सबसे पहले भारत में कहाँ आए, तो इसको बोलते हैं सप्त सैंधव प्रदेश। यह पंजाब वाला क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। जहाँ पे भारत में सबसे पहले आर्य आए थे वह कौन क्षेत्र था? पंजाब, जो कि ये वाला सीमा में था। और यही क्षेत्र में आए, पहले तो अफगानिस्तान आए, फिर भारत में पंजाब आए, और पंजाब वर्तमान में पाकिस्तान में कुछ हिस्सा है। ये बात आपको समझना चाहिए। तो ये जो वर्तमान भारत में सबसे कहाँ है? तो पंजाब में। इसको कौन प्रदेश कहा गया? सप्त सैंधव प्रदेश। अब सर एक सप्त सैंधव प्रदेश काहे कहेंगे मास्टर साहब बताइए? तो यहाँ पे एक नदी है सिंधु नदी। बोलो कौन नदी जी? सिंधु नदी। और सिंधु नदी के बगल में एक नदी था सरस्वती नदी, जो उस समय का सबसे पवित्र नदी था। तो एक नदी सिंधु और एक का नाम है सरस्वती, तो दुग हो गया। और इसके सहायक 5 नदी और था। इसका कोडिंग है झेची राबिस। क्या कोडिंग है? झेची राबिस। झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास और सतलज। तो 5 2 7 होलो कि ना होलो? अरे बोलोन जी होलो कि ना होलो? होलो ना। तो एक कहल गया सप्त सैंधव प्रदेश। इसकी भाषा संस्कृत था। तो पूछेगा आर्यों का भाषा कैसा था दोस्तों? तो याद रखने वाली बात है, आर्यों का भाषा जो था ना वो अपना संस्कृत था। क्या? संस्कृत था आर्यों का भाषा। अब हम समझते हैं सबसे पहले ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल की जो जानकारी है वो आपका 1500 से 1000 बीसी, बीसी मतलब ईसा पूर्व। अब इसकी समझते हैं पॉलिटिकल एंड आपकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था क्या। सो गाइस सबसे पहले ना हम यहाँ पे कुछ इमेज बताते हैं और इमेज से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर ये कुछ नहीं है भाई साहब, अगर ये आपका एक आदमी है तो एक आदमी कहलाएगा और कुछ कहलाएगा, ये बकवाई ये आदमी कहलाएगा। लेकिन एक बियाह ससुरी से हो गए, एक बियाह हो गए, और बियाह हो गए फलनी देवी से, आई है फल ना देबा, आई है फलनी देवी। तो और एकरा दोनों बियाह होला के बाद तो एकदम बुतरू उतरू होवे करेगा। तो मान ले एगो छोटका छोटुआ हो गेलो है, एगो मान ले छोटिया हो गेले, तो एकरा कहते हैं परिवार। क्या कहते हैं दोस्तों? परिवार। अब कई परिवार जब आपस में मिले, जब कई लोग जब आपस में मिला तो इसको हम परिवार कहेंगे। क्या बोलेंगे? परिवार। एक आदमी से कुछ नहीं है ना, एक आदमी कुछ नहीं होता, कई लोग जब आपस में मिलेगा तो परिवार कहेंगे। और कई परिवार जब मिलेगा, एक परिवार, 2 परिवार, मोहना घर के, सोहना घर के, रोहना घर के, टोहना घर के, ओकरा ही के, फलानवा ही के, ढकानवा ही के, तो ढेर मनी एक ही जगह बजते तोरा नहीं कहा गाँव, तेरा कहा गया उसमें ग्राम। क्या कहा गया? ग्राम। 1 गाँव, 2 गाँव, 3 गाँव, हुमज के गाँव 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 गाँव, पूरा गाँव ढेर मनी गाँव हो गया। तो एकरा कहा गया उस समय विष कहा गया, विष कहा गया। और ढेरे मनी जब विष हो जाएगा ना तो ओकरा कहेगा आपका क्या दोस्तों? तो ओकरा कहा जाएगा आपका जन। क्या कहा जाएगा? जन कहा जाएगा। और अब आपका जन जो आपस में मिलेगा तब उसको कहा जाता है राष्ट्र। बोलो क्या बोलते हैं? राष्ट्र बोलते हैं उसको, राष्ट्र उसको बोलते हैं। तो अब यहाँ पे उसको ना कहा गया है राष्ट्र। तो ये आपका राष्ट्र हुआ। अब कुछ तो बड़ा ध्यान से समझिएगा कि ऋग वैदिक काल में समाज की सबसे कौन इकाई? तो ऋग वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई को परिवार कहते थे। और परिवार जो था ना, थोड़ी सी ऊपर आए देखिए, 1 मिनट। अब परिवार के जो मालिक था उसको कुलपति या कुलप कहा जाता था। और कई ग्राम जब तो मिला तो ग्रामनी, ग्राम के मालिक को हम लोग ग्रामिणी कहते थे। ग्राम के जो प्रधान था ग्रामनी। कई ग्राम मिला तो 20, और 20 के प्रमुख को 20पति, ग्राम के प्रमुख को ग्रामनी, कुल के पति को कुलपति या कुलप, और कई जन मिला तो उसको राजन बोलते थे या राजा बोलते थे। एकरा प्यार से ना राजा को जनस्य गोपा भी बोला जाता था। अब यहाँ पे राष्ट्र में क्या होते भाई साहब? राजा होते थे, और ये सबसे बड़ी इकाई था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग वैदिक काल की सबसे बड़ी इकाई को राष्ट्र, कभी कभी राष्ट्र ऑप्शन ना रहेगा तो जन भी आप लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं बात आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो प्यारा सा कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अपना छोटा भाई गुड्डू को आप लोग प्यारा आशीर्वाद देकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए दोस्तों अब समझते हैं ऋग वैदिक काल के कुछ
प्रमुख अधिकारी के बारे में, मेजर ऑफिसर के बारे में। तो ऋग वैदिक काल के कुछ प्रमुख अधिकारी के बारे में समझते हैं। सबसे पहले से धार्मिक अधिकारी को हम लोग पुरोहित कहते थे। क्या? पुरोहित कहते थे। तो सबसे पहले ऋग वैदिक काल के जो धार्मिक अधिकारी था उसको पुरोहित कहते थे। और ऋग वैदिक काल में धार्मिक अधिकारी, रिलीजियस ऑफिसर जो था वो दो गो था। एक जो सबसे वशिष्ठ था वो आपका रूढ़िवादी थे, और आपका विश्वामित्र जो था वो आपका उदारवादी था। तो कहेगा रूढ़िवादी धार्मिक अधिकारी को वशिष्ठ, और उदारवादी धार्मिक को हम लोग बोलते थे, क्या बोलते थे उसको भाई साहब? तो उसे बोलते थे ना विश्वामित्र। क्या? विश्वामित्र। अब यहाँ पे गुप्तचर जो होते थे उसको अस्पष्ट कहा गया है। तो गुप्तचर को अस्पष्ट कहा गया है। दुर्गपति को पूरब कहा गया है, दुर्गपति को पूरब कहा गया है। और चारागाह या गोचर भूमि के अधिकारी को, चारागाह या गोचर भूमि के अधिकारी को वाजपति कहा गया है। क्या? वाजपति कहा गया है। और पुलिस या अपराधी को पकड़ने वाला को उग्र कहते हैं। अब कैसे याद रहेगा? तो याद रखना दोस्तों, उग्र हो गया। क्या हो गया भाई साहब? उग्र हो गया। तो पूरा एकदम आंदोलन कर रहे हैं एनटीपीसी के बच्चे लोग, उग्र कर रहा है। तो कौन आएगा? अरे पुलिस आएगा, एकरा पर करेगा एफआईआर जैसे करेगा तो हम फिर से एक आंदोलन शुरू करेंगे, जेल के फाटक टूटेगा और आरआरबी वाले बच्चे छूटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक और था सूत या रथकार तथा कमादी, इसको कहा गया रत्नी, और इनकी संख्या 12 थी। खूब आता है कि सूत, रथकार या कमादी की संख्या कितनी थी भाई साहब? रत्नी कहा गया, इसकी संख्या 12 थी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरोहित और सैनिक थे। न्यायिक अधिकारी का उल्लेख नहीं है, मतलब कि ऋग वैदिक काल में कहीं पर भी जस्ट जुडिशियल ऑफिसर नहीं थे। जुडिशियल ऑफिसर नॉट मेंटोइड, मतलब किसी कहीं भी कोई मेंशन नहीं किया गया है। तो आगे की ओर हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गया। अब एक सभा और एक अपना है समिति। क्या? सभा और हम समिति की बात कर लेते हैं। सभा और क्या था? समिति। राजा को सलाह देने वाली संस्था को सभा या समिति कहा गया था। जो राजा को सलाह देता था कि राजा क्या करना है, राजा को कैसे काम करना है, उसे हम लोग क्या बोलते थे दोस्तों? सभा और समिति के नाम जानते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए बीच में एक राजा साहब बैठे हुए हैं। देखिए एकदम पगड़ी बांध के, एकदम गर्दा उड़े ले, छोड़ दीजिए, मोट माता नहीं, राजा जी हैं। ये राजा जी हैं। एक चारों पट्टी पूरे की पूरे यह हुआ। देखिए यहाँ पे भी वो महिला छोटका के लेके, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ये छोटुआ के लेके बैठल है, और वो एक बात एकदम सुन रहा है बड़ा प्यार से। अगे मौसी कुछ सुनाएंगे? यहाँ पे आपका छोटका। देखिए यहाँ पे भी एक लड़की है, एकदम सूट सलवार झाड़ ले। चलो समझते ध्यान से। तो सभा मतलब कि यहाँ से हम इमेज से आपको ये दिखाना चाहते हैं कि सभा और समिति में स्त्री और पुरुष दोनों जो है वह आपका भाग ले सकती थी। इसलिए ने मौसिया थी, बुतरुआ ले ले, है ने ये दीदी थी, हम माफ करिएगा दीदी थी। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सभा गए ना, सभा जो था श्रेष्ठ लोग संस्था, श्रेष्ठ मतलब बढ़िया लोगों के। आप पूछेगा आर्य क्या है? तो आर्य भी एक श्रेष्ठ जाति सूचक शब्द है। तो आर्य जो है ना एक श्रेष्ठ जाति सूचक शब्द है। तो सभा श्रेष्ठ लोगों की क्या थी? आपका संस्था थी। समिति की बात करते हैं तो समान लोगों, जनरल लोग, मतलब कि जनरल लोग बैठ सकता है समितिया में, और सभा में बढ़िया बढ़िया लोग बैठता, नेतवन सब बैठता सभा में। हमन से जनतवन समितिया में सह देता था, इनहू मतलब चल रहा था। और इस समिति के अध्यक्ष को ईशान कहते थे। ईशान किसके अध्यक्ष को? समिति को अध्यक्ष को चेयरमैन क्या बोलते? ईशान बोलते थे। 4 नंबर पॉइंट समझिएगा, स्त्रियां सभा और समिति में भाग ले सकती थी। हम तो पहले बताए कि देख रहे छोटिया के मम्मी देख छोटी मम्मी ये सब भाग ले कि नहीं ले। तो इमेज से तो आपको समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो मित्रों, समझ में आया कि नहीं आया? तो आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों अब है युद्ध, मारा मारी कैसे होता था समझते ध्यान से। तो क्या दोस्तों युद्ध की बात करते हैं। अब हम ना युद्ध है वार, कहता युद्ध के लिए गिविष्ट शब्द का प्रयोग किया। खूब पूछा गया है कि ऋग वैदिक काल में युद्ध के लिए कौन शब्द का प्रयोग किया गया? गविष्ट, गविष्टी। तो युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया। देखो ये घोड़वा है, ये सैनिकवा है, एकदम तलवार ले ले है, इन्हें से यो राजा जी के सैनिकवा है। राजा जी हो तो कोई होवे करता है,
और यहो तलवार ले ले है, फिर सेना तो झंडा एनू वाला झंडा हेनू वाला झंडा और दोनों मिल गए डुकम डुके फटम फटे मारा मारी खचा खच करा हुआ, तो एकरा बोलते हैं युद्ध। और युद्ध के लिए कौन शब्द का प्रयोग, गिविष्टि शब्द का प्रयोग। जी अब यहाँ पे गायों का सर्च, मतलब कि यहाँ गाय के लिए लड़ाई होता था, गायों की खोज की लड़ाई होता था कि हमर गैया रे हमर गैया रे हमर गैया रे, मारा मारी काटा काटी हो गए गैया खातिर। अगला दसराग युद्ध की चर्चा बहुत फेमस है, बैटल ऑफ 10 किंग्स। 10 के अंग्रेजी में 10 लिख दिलिए और आगे राजा के आपका किंग्स लिख दिलिए। बैटल मतलब युद्ध होवे कर रहा है और इंग्लिश ग्रामर से ऑफ द चुरा ले लिए, बस हो गए हो कुछ। दसराग युद्ध अब यह परुशनी नदी के तट पर हुआ था। परुशनी को बोलते हैं वर्तमान में रावी नदी, तो रावी नदी के पुरानका नाम है परुशनी। नदी के तट पर सुदास जो है भारत नामक एक समुदाय का राजा था सुदास, और 9 गो अण लोग थे, 9 गो अण लोग थे, इसको अनार लोग बोलते थे। तो इसको सुदास को मिलाकर 9 गो 10 जनों के बीच हुआ था लड़ाई के मध्य किया गया था। इनकी जानकारी ऋग्वेद के 7वां मंडल में मिलता है। तो पूछेगा दसराग युद्ध की जानकारी ऋग्वेद के कौन सा मंडल में मिलेगा, तो गाइस याद रखना है दसराग युद्ध की जानकारी ऋग्वेद के अपन 7वां मंडल में मिलेगा। बोलो कौन सी मंडल में, 7वां मंडल में मिलेगा दसराग युद्ध की जानकारी। इतनी बात समझ में आया क्या? अरे फटाफट कमेंट मारो दोस्तों कि आपको ये सारी के सारी बात समझ में आया। आगे की ओर बढ़ते हैं, इनकी कुछ सामाजिक जानकारी, सोशल इन्फॉर्मेशन हम देखने की कोशिश करेंगे। बोलो भाई साहब कौन सी इन्फॉर्मेशन, तो सर सोशल इन्फॉर्मेशन जो है हम देखने की प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले वर्ण व्यवस्था समझते हैं। बोलो कौन व्यवस्था समझेंगे, तो सर सबसे पहले ना वर्ण व्यवस्था हम समझते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, ये आपका है, यानी कि वर्ण व्यवस्था का चर्चा ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। इसमें 4 वर्ण की बात किया गया है, 4 वर्ण की बात किया गया है। इसमें ब्राह्मण की कहा गया है, क्षत्रिय कहा गया है, वैश्य कहा गया है, शूद्र कहा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण की चर्चा है इसमें। विभाजन के आधार पर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विभाजन के आधार पर कहता है डिवीजन ऑफ बेसिस, व्यवसाय या कर्म या प्रोफेशनल को आपका क्या कहा गया यहाँ पे, व्यवसाय थे। यानी कि इतनी के आपके व्यवसाय के आधार पर इसको 4 भागों में बांट दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहाँ का समाज पितृतात्मक समाज था। हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ाए थे कि वहाँ मात्र सत्तात्मक था। क्या था? मात्र सत्तात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता की बात बोल रहे हैं दोस्तों। तो सिंधु घाटी सभ्यता में ना मात्र सत्तात्मक समाज था, मतलब मैया प्रधान, माता प्रधान। अब कोई पूछे लाया तो कहेगा अरे सरिता देवी के घर कौन बिया रे, तो हाँ इस सरिता देवी घर है। माँ रीमा देवी के घर कौन है, तो ये रीमा देवी घर है। मान लीजिए फगुनिया देवी घर कौन है, तो ये फगुनिया देवी घर है। तो ऐसे न ऐसे को हम बोलते हैं मात्र सत्तात्मक। क्या बोलते हैं? मात्र, जहाँ पे मैया के वैल्यू है। अभी बताओ दोस्तों वर्तमान जिंदगी में मात्र सत्तात्मक है कि पितृ सत्तात्मक है? तो एक बात बताइए कि अभी ज़्यादातर गांव में बाबूजी के नाम से फलानवा के घर केने है। अब एक गो गाँव में नेताइन बन गए, पिंगी भारती घर केने है, तो वो अलग बात है कि और नेताइन बन जाता है। हमारे गाँव में चमेली देवी नेताइन है, तो सबका नाम चमेली देवी नाम जानता है। लेकिन ज़्यादातर तो बाबूजी के नाम है, तीसरी को बोलते। जब बप्पा के नाम से फेमस, बप्पा के नाम तो पितृ सत्तात्मक, नाम बाबूजी के नाम फेमस है। मोहन दास के घर केने है, सोहन दास के घर केने है, गुड्डू सर के घर केने है। अब ऐसे बोल रहा है मतलब कि हमन पुरुष प्रधान, लेकिन हमार औरतिया के मान लिए कुछ नाम होता है और वो कर नाम बोलता है, तो मात्र सत्तात्मक कितना तो आसान बात है जी। चलिए, हालांकि स्त्रियों की बेहतर स्थिति यहाँ पे ना, स्त्री की स्थिति जो बहुत बेहतर थी। अब देखिएगा शिक्षा जो आपका लोप मुद्रा था, घोषा था, सिकता था, अपला था, विश्वासी जैसी विदुषी स्त्रियां उस समय थी। बाल विवाह और पर्दा प्रथा नहीं था, मतलब कि समझिए उस समय छोड़कर से ब्याह नहीं कर सकते हैं। 18 साल 21 साल, अब तो डेट बढ़ गया ना लड़कियों के जी, कहते हैं 21 साल हो गया लड़की लोग का। तो बाल विवाह उस समय नहीं था, कोई भी पर्दा में नहीं रह गया, एकदम आराम से रहे, कोई दिक्कत नहीं। अब आज कुछ दिन पहले बाल विवाह था, है ना, अभी भी कुछ लोग बाल विवाह मार लेते हैं।
पति के साथ याग यज्ञ में भागीदारी थी महिला, यानी पति के साथ एकदम झमका के जा सकती थी, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखते हैं ना कुछ लोग पति के साथ एकदम झमका के जाती है, एकदम पूजा वूजा करे, तो ये पति के साथ झमका। विधवा स्त्री जो है, जिनकी पति मर गया है, वह स्त्री देवर से विवाह कर सकती थी। अब देखिए कि कितना खुशहाली में है। देखो ये देखो भाई साहब, ये हर जोत रहा है, ये क्या कर रहा है जी, तो ये हर जोत रहा है सर। एक पत्नी देखो ये बिहन उहन लेके आया है, बिहन समझते हैं ना, चना उना। अब देखो यह आपका तीर धनुष रख लिया है, ये देखो यहाँ रानी है, रानी के बॉडीगार्ड है। यहाँ देखो एक पति ने यज्ञ कर रहा है, ये एक पत्नियाँ जो है वो कुछ खाए लेकर आइए, ये जी मान जाइए ना, खाए ले से लगल है। ये पूरा के पूरा कितना झकास था, एकदम मस्त था, ऐसे अभी भी नहीं है दोस्तों। तो ये आपका विधवा विवाह स्त्री देवर, ये आपका करा कि जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री को अमाजू कहते थे। मतलब जो लड़की जो स्त्री जिंदगी में कभी ब्याह नहीं किया है ना, ए वुमेन लिविंग अनमैरिड फॉर लाइफ टाइम, कितना बढ़िया अंग्रेजी शब्द देख के पढ़े मजा आता है अंग्रेजी। ए वुमेन लिविंग अनमैरिड फॉर लाइफ टाइम, वैसन स्त्री जो जिंदगी भर ब्याह ना करे उसे अमाजू कहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर ब्याह ना करे अब भी उसे फसल है तो और अमाजू थोड़ी कहेंगे, और ना कहेंगे। जो कभी जिंदगी भर ब्याह नहीं करे उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, आपका अमाजू। आप जानवर करते हैं ममता बनर्जी ब्याह नहीं किया तो अमाजू है। और आज के डेट में जो पुरुष जिंदगी भर ब्याह नहीं करे और आप बोलते हैं बंडा कहा बोलते हैं जी कि बंडा भी। अरे चल आगे बढ़ते दोस्तों, जोक सा पाठ था, पढ़े मजा आ रहा, कमेंट करता। धर्म क्या था, इसका धर्म के बारे में समझते हैं, इसका रिलीजन के बारे में समझते हैं। तो इसके पीर देवता जो इस समय था, कौन था आपका पीर देवता, उसको बोलते हैं इंद्र। पीर क्या था दोस्तों, आपका इंद्र था। तो इस समय का जो पीर देवता था उसे हम बोलते हैं इंद्र। अब देखिए यही इंद्र भगवान है, हाथी सवारी इंद्र भगवान आई जी, आज कितना मस्त है, वाह वाह रे भाई साहब इंद्र देवता जी। अग्नि मनुष्य और देवता के मध्यस्थ थे अग्नि। उसके बाद इनका पवित्र पशु गाय थी, वो मेरी गाय माता ये गाय थी। अभी कभी देखते ना गाय को लोग सजा के घुमाते रहते, कितना मस्त लगती है, एकदम झकास सुंदर लग रही गाय माता भी। चलिए अधन्या शब्द का प्रयोग किया गया, न मारे जाने योग्य पशु, यानी कि यहाँ पे पवित्र पशु गाय थी, बता ही दिए। पूछेगा कि ऋग वैदिक काल में अधन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, इसका मतलब था न मारे जाने वाले योग्य पशु, मतलब यानी कि पशु को नहीं मारने की शब्द जो अधन्या किया। पवित्र नदी इसका था सरस्वती, कौन था भाई साहब, सरस्वती। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है। गायत्री मंत्र कौन देवता संबंधित है, तो आपका जो सावित्री नामक आपका देवता संबंधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। तो अब समझते हैं लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना किया था। ये आपका देख रहे हैं विश्वामित्र जी है और ये गायत्री मंत्र का रचना किए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कुछ बात यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे कुछ ऋग वैदिक कालीन देवता हैं, उनके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। कौन देवता जी, तो सर ऋग वैदिक कालीन देवता। कौन देवता भाई साहब, ऋग वैदिक कालीन देवता। क्या क्या थे ऋग वैदिक कालीन देवता, ध्यान समझिएगा। युद्ध के नेता एवं वर्षा के देवता थे। ये जो इंद्र था ना, इंद्र देवता जो थे वह आपका क्या थे, तो इंद्र देवता जो थे वह आपका इंद्र देवता जो था वो क्या था दोस्तों, तो युद्ध के नेता थे एवं वर्षा का देवता था। तो इंद्र क्या था, युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता थी। वरुण पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, समुद्र के देवता, विश्व के नियामक शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन, दिन रात करता धरता, यही थे आपका वरुण जी। धव आकाश और का देवता सबसे प्राचीन यही था। सोम बहुत फेमस है, वनस्पति को देवता को सोम बोलते हैं, एकदम टिक लगा ले, पूछेगा। उषा प्रगति और उत्थान का देवता। अश्विन विपत्तियों को हराने वाला देवता। पूषण पशुओं का देवता। विष्णु विश्व का संरक्षक एवं पालन करता। मरुत आंधी तूफान का देवता। आगे बढ़े दोस्तों, फटाफट सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि हाँ सर आप आगे बढ़ो। आगे क्या करो, बढ़ो। पर मेरा पीपीटी बढ़े तब ना हम बढ़े जी। चलो ठीक है, बढ़ रहा धीरे धीरे। चलिए जीवन शैली की बात करते हैं, सब गड़बड़ा गया वहीं जगह ना। चलिए होता है कभी कभी, टेक्निकल है, लाइफ स्टाइल है कि यहाँ के लोग का जीवन शैली कैसे था।
तो मनोरंजन के लिए संगीत करते थे, संगीत वही गाना गाते थे, है ना। कौन गाना, अभी अगर मतलब ये नहीं कि भोजपुरी गाना लोग सुनते थे, सब बढ़िया बढ़िया गाना सुनते थे। अभी भोजपुरी ने तोरा छपरा छपरा में कहे जालू, ये सब बकलोल टाइप के, हाँ चल जेबू पाँच के नाच के गाना है, सब होटवा पे चुओ फोट फोट रस रे, ये बकलोल कहीं का। रथ दौड़, घोड़ा दौड़, देखते हैं घोड़ा कैसे दौड़ते थे, एकदम ही मार रहा है बोकवा एक घोड़वा के, यह दौड़ पाता ना समझ में, ऐसे से दौड़ के एकदम यहाँ पे आया, एकदम ऐसे एकदम खूब दौड़ के आ रहा। तो इसको बोलते थे ना जो आपका रथ दौड़ या घुड़दौड़। प्रिय पशु घोड़ा थे। मुख पे सोमरस वनस्पति से निर्मित था, रस का नाम था सोमरस, मैंड्रिक सोमरस मेड फ्रॉम वेजिटेशन। अंग्रेजी बहुत तगड़ा हो गया हमको धीरे धीरे। सोमरस जो है ना वनस्पति से निर्मित था। वस्त्र क्या, वस्त्र तो वस्त्र 3 प्रकार के, बास, अधिवास, उष्णीय। बास, अधिवास, ये उष्णीय समझते हैं, चड्डी एक का नहीं, अधिवास और चड्डी का आ गया, अंदर वाला चीज़ है। अंदर पहनने वाला, सॉरी माफ करेगा दोस्तों, अंदर बनो यहाँ निवी है, तो अंदर पहनने वाले वस्त्र को निवी, जिसको हम लोग बोलते हैं चड्डी। क्या बोलते हैं, चड्डी, प्यार से बोलते हैं अंडरवियर, अपने गाँव में बोलते जंघीवा, जंघिया, ये अंदर पहन ऐसा था। देखिए भाई साहब, ये आपका ये जो यही एकदम डाल डाल पर चिड़िया, एकदम कितना मस्त सुहावना था यार। काश उस समय हम मास्टर थे तो खूब मजा आता। हम ये नहीं थे बकलोल कहीं का। आगे बढ़ते हैं। अन्य जानकारी, अदर इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, अन्य जानकारी क्या है, तो मुख्य व्यवसाय पशुपालन, फिर कृषि। पहला नंबर पर ऋग वैदिक काल में याद रखना, पहला नंबर पर पशुपालन, सेकेंड में कृषि। लेकिन उत्तर वैदिक काल में पहला में कृषि और सेकेंड में पशुपालन हो जाएगा। धातु लोहा, तो इसको बोलते हैं श्याम अयस्क, आर्यों की खोजी यहीं पे हुआ था। तांबा उसके बाद आया, इसको बोलते हैं लोहित अयस्क। तो भाई साहब यहाँ पे लोहा को श्याम अयस्क और तांबा को लोहित अयस्क। आदान प्रदान का माध्यम जो था वस्तु विनिमय प्रणाली। ये वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, बड़ा ध्यान समझना। जैसे कि मान लीजिए गाँव में गर्मी के दिन में हमने बहुत गेहूँ होता है, किसान घर में गेहूँ, और गेहूँ हमने तो है, ये है बोलो क्या है, हमने गेहूँ है, और होने से कोई आ गलो, अरे शकरकंद ले ले हो, और जैसी कहा शकरकंद ले ले, तो हमने पैसा तो है नहीं, तो ओरा गेहुआ देते हैं और ओकरा शकरकंदवा लेते हैं। क्या करेंगे, ओरा से गेहूँ देंगे और शकरकंद लेंगे। तो गेहूँ दे शकरकंद ले, मतलब कोई वस्तु के बदले वस्तु दिया जाए। हम एक चीज़ दिए, ले तू नीमक ले ले, हमरा तू हमरा चीनी दे दे, तो इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली। पनी, व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पनी कहा गया। वेकनौट या सूदखोरी, बाजार पर ऋण देने वाला को वेकनौट या सूदखोरी का शब्द का प्रयोग किया गया है ना। जो होते ना ब्याज पर जैसे कि देते हैं, जिसको गांव बोलते हैं सूद पर पैसा वगैरह ले लिए, इतना इतना लिए है वगैरह वगैरह, समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, ढेर बढ़ गए क्या, नहीं चलिए ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बात है, ऋग वैदिक काल नदियाँ कुछ है। सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी सरस्वती, बहुत फेमस है। ऋग वैदिक काल में सबसे पवित्र और आपका जो महत्वपूर्ण नदी है सरस्वती है। सबसे अधिक उल्लिखित नदी सिंधु है। सबसे ज़्यादा उल्लिखित नदी आपका सिंधु है। यहाँ पे किस गंगा को एक बार शब्द का, गंगा शब्द का प्रयोग एक बार किया गया है, यमुना शब्द का प्रयोग 3 बार किया गया है। अब समझते हैं कुछ नदी का प्राचीन आधुनिक नाम। प्राचीन नाम कुब्र है, उसको आधुनिक में कुरम बोलते हैं। कुब्भा को हम लोग काबुल बोलते हैं। बितस्ता को झेलम, बहुत पूछता है कि बितस्ता को प्राचीन नाम, आधुनिक नाम क्या, झेलम, या झेलम का प्राचीन नाम बितस्ता। आस्किनी का चिनाब, आस्किनी का चिनाब, आस्किनी का चिनाब, परुष्णी का राबी, शतुद्री का सतलज, बिपाशा, बिपाशा बसु गाना गाते तो बोला ब्यास, ये बिपाशा तू ब्यास ही। सदानीरा का गंडक, दृश्यती का घग्घर, गोमती का गोमल, और आपका सुवस्तु का आपका स्वाद। कुछ इस प्रकार नदियों का इमेज बना हुआ है। झेलम, सिंधु, और आपका चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, यमुना, आपका हाँ वही दृश्य, सदती, सरस्वती, लूनी नदी, ये का काम कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, इतनी बात समझ में आया। उत्तर वैदिक काल समझ दोस्तों। अब समझते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो है ना 1000 से 600 बीच तक है। ऋग वैदिक काल में इंद्र का स्थान पर प्रजापति के सदिक 2 प्रिय देवता हो गए थे। मतलब कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान पर प्रजापति के कितने देवता हो गए, 2। अब यहाँ 2 देवता हो गए थे, अब प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूग यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था।
उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जो है जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था। उत्तर वैदिक काल के हल को सीरा कहते थे और हल रेखा को सीता, हल को सीरा और हल रेखा को सीता माता कहा जाता था। 4 पॉइंट समझ लिए। अगला पॉइंट समझते हैं 5 नंबर में। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाई थी, लेकिन इस काल की खास भार आकृति और मूल सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटा का प्रयोग किया गया था। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है। उत्तर वैदिक काल में किस संस्था का जन्म हुआ? तो गोत्र नामक संस्था का जन्म हुआ। अनैतिहासिक स्रोत को समझते हैं। अब यहाँ दोस्तों आपका ऋग वैदिक उत्तर वैदिक कंप्लीट हो गया। कुछ और बातें जो है इंपॉर्टेंट था वहाँ पे नहीं पढ़ाए थे, उसको हम यहाँ पे लिख दिया हूँ। सबसे पहले उपनिषद होते हैं, आप सभी को पता है। उपनिषद इनकी संख्या होती है 108। सप्तमे जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि सप्तमे जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। इस उपनिषद की यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। तो बस 2 क्वेश्चन। उपनिषद की संख्या 108, सप्तमे जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। महाकाव्य की संख्या 2 होते हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत और रामायण। महाभारत का पूरा नाम है जय संहिता। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो विश्व का सबसे महाकाव्य महाभारत, इसका पूरा नाम है जय संहिता। महाकाव्य कितने होते हैं? 2 होते हैं, महाभारत होते हैं और अपना रामायण होते हैं। अब कुछ और बातें यहाँ पे। प्रमुख दर्शन और उसका प्रवर्तक खूब पूछता है। दर्शन मतलब देखने वाले, तो आपका प्रमुख दर्शन उसके प्रवर्तक की बात हम करते हैं। चावर्क है तो चावर्क दर्शन, उसका प्रवर्तक भी चावर्क है। योग खूब पूछता है। योग आपका का प्रवर्तक क्या? पतंजलि। योग का प्रवर्तक पतंजलि। सांख्य का होता है कपिल और न्याय का होता है गौतम। क्या? न्याय का होता है गौतम, सांख्य का कपिल, योग का पतंजलि। और आपका पूर्व मीमांसा जो होते हैं इसका होता है जैमिनी। पूर्व मीमांसा का दोस्तों तो आपका होता है ना जैमिनी। तो ये पूर्व मीमांसा का होता है जैमिनी, उत्तर मीमांसा का होता है वादरायण और वैशेषिक का होता है कनाद और या उल्लुक। कनाद या उल्लुक। ध्यान देते हैं वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायण ने की थी। कौन किया था? आपका बदरायण ने किया था। आगे बढ़ते दोस्तों, और आगे कुछ भी अब नहीं है, टॉपिक खत्म हो गया। वैदिक पीरियड एक ही लेक्चर में कंप्लीट वैदिक पीरियड। सो गाइस आपको क्लास कैसा लगा होगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, भाई साहब आपके छोटा भाई तो हम हैं। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को जरूर बताना। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट क्लास में लुसेंट का जीके सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय प्रतिज्ञा परिवार।